हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम एनसीएफ 2005 को डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 स्टार्ट करा था, जिसमें हम ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, दैट इज़ लर्नर और लर्निंग, और डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इसको हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं इम्प्लीकेशन, किस तरह का करिकुलम हमारा होना चाहिए और हमारी टीचिंग प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए। उसके लिए एनसीएफ 2005 ने क्या सजेशन दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसी से हमें पता चलता है कि किस तरह की हमारी पैडागॉजी होगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं सीटेट में, और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। अगर हम जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपको देखने को मिलेगा कि कितने ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्प्लीकेशन दिया गया है करिकुलम के लिए और प्रैक्टिस के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आज ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगी। और एक चीज़ हाँ ये कि ये टॉपिक जो चैप्टर 2 है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से मैं इसको डिफरेंट वीडियोज़ में ये टॉपिक्स कवर करूँगी। लर्नर एंड लर्निंग 2 टॉपिक्स मैं कर चुकी हूँ, आज मैं 3rd टॉपिक करने वाली हूँ, और इस तरह से फिर मैं अगली वीडियोज़ में बाकी के टॉपिक्स आपके साथ कवर करूँगी। तो सबसे पहले करिकुलम के लिए ये बात कही गई है, प्रैक्टिस के लिए जो भी हमारी टीचिंग प्रैक्टिस होगी उसके लिए ये बात कही गई है कि टीचिंग जो होनी चाहिए वो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। क्योंकि मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो लर्नर का नेचर बताया था, जो चाइल्ड है हमारा, तो उसके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी होती है चीज़ों को लर्न करने की, और वो नेचुरली मोटिवेटेड होता है सीखने के लिए। ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी। और जो भी चीज़ उसके आसपास है, बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज। अगर बच्चा खुद जब चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को, तभी वो सही मायने में उसकी लर्निंग कहलाती है। क्योंकि अगर सिर्फ हम उसको डायरेक्टली, अगर हम उसके दिमाग में इंफॉर्मेशन उसको दे देंगे, तो उसने खुद से नहीं कुछ सीखा, अपना क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया, उसको इंफॉर्मेशन को मतलब हर तरफ से उसने एनालाइज नहीं करा, तो हम ये नहीं कह सकते कि फिर तो ये वही बात हो गई कि हमने कुछ बच्चे को सिखाया और उसने दिमाग में फीड कर लिया। तो इन्होंने बोला है कि इस तरह की टीचिंग नहीं होनी चाहिए। जो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए करना है, मतलब एक कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव के रूप से हमें टीचिंग को करवाना है क्लासरूम में। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि जो हमारी नॉलेज होगी वो तभी होती है जब हम जो नई नॉलेज हम उसको देने वाले हैं, हम वो उसकी प्रीवियस नॉलेज, मतलब जो नॉलेज ऑलरेडी, जो आइडियाज़ उसके दिमाग में पहले से ही हैं, जो एक्सपीरियंस वो क्लासरूम में लेके आया है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसने अपने आसपास के वर्ल्ड को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, उसको पता है कि डॉग क्या है, उसे पता है कि कैट क्या है, उसे पता है कि फ्रूट्स क्या हैं, बस उसको वो टर्मिनोलॉजी नहीं पता कि इसको ये चीज़ कहते हैं। तो हम उसकी प्रीवियस नॉलेज को, उसकी करेक्ट नॉलेज जो हम देना चाहते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो खुद चीज़ों को एसोसिएट करके देखे और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। फिर इसमें तीसरी बात कही गई है कि सोशल एस्पेक्ट का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन में। 2 तरह की चीज़ें होती है नॉलेज कंस्ट्रक्शन में। एक होता है इंडिविजुअली, जब बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, खुद अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के थ्रू चीज़ें सीखता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअली। ठीक है, मतलब बच्चा खुद सीख रहा है। एक होता है सोशली कंस्ट्रक्ट क्या होता है, जैसे एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं और टीचर कोई टॉपिक डिस्कस कर रही है क्लासरूम में। तो जब टीचर डिस्कस करेगी और बच्चों से क्वेश्चंस पूछेगी, तो बच्चे अपने अलग अलग आइडियाज़ के साथ आएंगे। किसी का कुछ कहना होगा, कोई किसी तरह से एक्सप्रेस करेगा। हमें पता है कि हर चाइल्ड यूनिक है और हर बच्चे का कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस होता है। तो हमें इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है कि बच्चे अपने आइडियाज़ को शेयर कर सके, एक कोलैबोरेटिव लर्निंग हो क्लासरूम में। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ टीचर एक्टिव पार्टिसिपेशन, नहीं, बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। तो इस तरह की, जैसे पिछली हमने वीडियो में पढ़ा था कि चाइल्ड सेंटर पेडागोजी यूज़ करनी है हमें, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग उसी का ही एक पार्ट है। और इस तरह से बच्चा जब दूसरों के आइडियाज़ सुनता है, तो उसको पता चलता है कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और फिर एक आइडियाज़ से फिर वो सारे आइडियाज़ को नेगोशिएट करके, फिर जो लास्ट में एक पर्टिकुलर जो चीज़ होती है, फिर वो उसको ओपन माइंडनेसली एक्सेप्ट करता है चीज़ों को कि हाँ ये चीज़ सही है, कलेक्टिव डिसीजन की तरफ पहुंचता है। ठीक है, कलेक्टिवली डिसीजन की तरफ पहुंचता है।
ठीक है, अब बात करते हैं रोल ऑफ टीचर एंड टीचिंग प्रैक्टिस। टीचर का क्या रोल होता है, ये तो हमने बात करी कि क्लासरूम में किस तरह से लर्नर कंस्ट्रक्ट करता है और बाकी बच्चे कैसे उसमें एसोसिएट मतलब उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब सोशल एस्पेक्ट। अब हम बात करते हैं टीचर किस तरह से अपनी जो रोल है उसको किस तरीके से यूज़ करता है। तो सबसे पहले टीचर का काम ये होता है कि एक कंड्यूसिव एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे क्लास में, है ना, ताकि बच्चे पहले तो अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, वैल्यूड फील होने क्लासरूम में, किसी भी तरह का उनके अंदर फियर ना हो। होता है ना, कई बार बच्चे डर के मारे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ टीचर की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, नहीं, इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। टीचर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे बच्चों के लिए क्लासरूम में कि वो अपनी लर्निंग को एक्सप्रेस कर सके। अगर उनकी जो नेचुरल एबिलिटी है, हमने पिछली क्लास में ये भी बात करी थी कि जो नेचुरल एबिलिटी है उसको हमें नर्चर करना है, डैट इज़ क्यूरियोसिटी, क्वेरिंग। तो क्वेश्चन पूछे बच्चा, जब तक अगर क्वेश्चन नहीं पूछा तो मतलब उसको कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही। हम क्वेश्चन तभी पूछते हैं किसी भी चीज़ को जब हम उसको लेके क्यूरियस होते हैं, जब हमें वो चीज़ जानने के मतलब हमारा लर्निंग में इंटरेस्ट होता है। अगर बच्चा सवाल नहीं पूछ रहा तो इसका मतलब वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है क्लासरूम में, ठीक है। तो ये चीज़, और उसके साथ साथ टीचर को जो भी उसको नॉलेज है उसके वर्ल्ड से, जो उसका आउटसाइड वर्ल्ड है उसके साथ उसको कनेक्ट करना है, उनके एक्सपीरियंस को क्लासरूम में इम्पॉर्टेंस दी जानी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है इंटेलिजेंट गेसिंग। अब ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन बनता है काफ़ी ज़्यादा कि गेस करते हैं बच्चे वो कभी भी गलत नहीं होता, तरीका नहीं होता। इंटेलिजेंट गेसिंग को क्लासरूम में इनकरेज किया जाना चाहिए, एक पैडागोजिकल टूल है ये, बच्चों को गैस करने का मौका देना। अगर वो नहीं करेंगे गैस, अगर अगर उनको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है, उनको सोचने का मौका ही नहीं दिया, गैस करने का मौका ही नहीं दिया, तो नॉलेज कंस्ट्रक्ट नहीं होती। आपको समझ में आ रहा है, आप रिलेट करें एक चीज़ों को एक साथ कि कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस क्या है। तो गैसिंग भी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में एक पार्ट हम कह सकते हैं कि वो उसको हेल्प करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में, अगर बच्चा गैस कर रहा है तो, ठीक है। क्योंकि फिर बच्चा क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, इंक्वायरी करता है, एक्सप्लोर करता है नई नई चीज़ों को, उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, मतलब उसका दिमाग, कॉग्निटिव एबिलिटी, उसका जो माइंड है सोचने पे मजबूर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है कि कई बार ऐसा होता है ना कि फॉर एग्जांपल जैसे बुक्स में कुछ पीछे आंसर क्वेश्चंस दिए होते हैं मतलब, और टीचर एक पर्टिकुलर आंसर उसका लिखवा देती है और बच्चों से फिर असेसमेंट करती है बच्चों का कि अगले दिन आपको ये पढ़ के आना और आप इसका जवाब देंगे। तो फिर उससे बच्चों की जो लर्निंग है वो नहीं पता चलती, क्योंकि वो बच्चा रोट मेमोराइजेशन करके उसने वो चीज़ें सीखी हैं। तो आपको समझ में आ रही होंगी ये बात, ठीक है। तो इसने NCF 2000 ये कहता है, 2005 ये कहता है कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना ही नहीं होता है असेसमेंट करने का तरीका। बच्चों की अगर लर्निंग की हमें असेसमेंट करनी है तो हम बच्चों को क्वेश्चन बनाने के लिए दे सकते हैं कि ठीक है, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, अब आप क्या करो, इसमें क्वेश्चन बनाओ। तो जो एबिलिटी होती है, द एबिलिटी टू मेक अ सेट ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन बना बच्चों को मौका देना कि वो क्वेश्चंस बनाए खुद से, वो भी एक वैलिड टूल है लर्निंग चेक करने का, ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ, कई बार बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चों को, अगर हमें बच्चों का असेसमेंट करना है कि बच्चों ने कितनी बात सीखी है, असेसमेंट करना है उनकी लर्निंग का, तो कौन सा सबसे वैलिड टूल है। तो ऑप्शन में कई बार आ जाता है आपसे कि क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी या आंसर देना, तो उसमें ये भी ऑप्शन होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बनाने की एबिलिटी भी एक असेसमेंट को मतलब कि जज करने, मतलब लर्निंग को असेस करने का एक तरीका है। सेकंड यहाँ पे बात करी गई है, ओके, अभी तक हमने पढ़ लिया कि टीचिंग फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, फर्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन, मतलब क्लासरूम में जो इंटरेक्ट करता है बच्चा, उसकी क्या वैल्यू है बच्चे की लर्निंग को फैसिलिटेट करने में, ठीक है। तो सबसे पहले लर्निंग कहाँ होती है, जब इन्वायरमेंट और सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन होता है लर्नर का, ठीक है। जब वो एक्सप्लोर करता है अपने आसपास के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करके, एक्शन के थ्रू चीज़ें करके या लैंग्वेज के थ्रू, तो वो चीज़ें सीखता है ना। वही बात सेम रिपीट हुई है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये बात कही गई कि लर्निंग एनरिच की जा सकती है, ठीक है, कि जब कैसे इनरिच की जा सकती है, जैसे अलग अलग बच्चे, हर तरह के सोसाइटी और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो लर्निंग एनरिच्ड होती है। मैं ये बहुत बार बात कह चुकी हूँ कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम में हर तरह का बच्चा मिलेगा, फिज़िकल डिसेबिलिटी का और एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज, हर तरह के बच्चे मिलेंगे।
और अलग अलग लर्निंग एबिलिटीज़ के इंडिविजुअल डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा क्लासरूम में। तो ऐसे क्लासरूम में लर्निंग इनरिच्ड होती है, कभी भी वो डिफ़िकल्टी की तरह नहीं लेके जा सकता, क्योंकि अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो अलग अलग तरह की पेडागोजी के तरीके यूज़ किए जाएंगे क्लासरूम में, अलग अलग मेथड्स यूज़ किए जाएंगे क्लासरूम में, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होगा। तो बच्चों की लर्निंग एनरिच्ड होती है इससे। तो ये इन अ पॉजिटिव वे हम इसको ले सकते हैं लर्निंग में, ये हेल्प करता है एक तरह से। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ उन्होंने बात करी है कि प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं और जो क्लास में ग्रुप्स वर्क होते हैं, तो इसमें भी इंटरेक्शन होता है बच्चों का। तो बच्चे, हमने आपसे मतलब हमारा एम क्या है एजुकेशन का, कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो इस तरह का प्रोजेक्ट और ग्रुप वर्क से क्या होता है, बच्चा जब ग्रुप में काम करता है तो अलग अलग चीज़ें उसको पता चलती है, किस तरह से उसको लीड करना है अपने ग्रुप में, और किस तरह से उसको सोशल स्किल उसकी डेवलप होती है, सीधे सीधे ये कह सकते हैं। तो वो भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो इन चीज़ों को सिर्फ प्राइमरी लेवल पे ही इंक्लूड नहीं करना चाहिए, अपर प्राइमरी लेवल और हाई स्कूल में भी इसका यूज़ करना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को हम प्रोजेक्ट्स कराते हैं, नहीं, प्राइमरी लेवल के अलावा हमें बाकी लेवल्स पे भी इनका यूज़ करना चाहिए, ऐसा एनसीएफ 2005 ने कहा है। फिर उन्होंने नेक्स्ट बात करी है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं हम वो मिक्स ग्रुप में दे सकते हैं। ये नहीं कि हमने एक ही इंटेलेक्ट के बच्चों को दे दिया, एक ही जो तरह के बच्चे हैं जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एक ही तरह की है, नहीं, हमें मिक्सिंग करनी चाहिए ग्रुप में, ताकि जो बच्चा थोड़ा कम पोटेंशियल है जिसमें, वो बाकी बच्चों के साथ में उसका पोटेंशियल भी क्या हो सके, वो अपने हाई जितना उसका पोटेंशियल है उससे थोड़ा ऊपर जाके वो अचीव कर सके। ठीक है, और टीम वर्क, सोशल वैल्यूज़ भी वो उससे सीखता है। थर्ड यहाँ पे बात करी गई है कि हम लर्निंग एक्सपीरियंस को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं, पहली बात तो हमें ऐसे लर्निंग टास्क मतलब होता है जैसे कि डिस्कशन करवाना बच्चों के बीच में, उनको प्रोजेक्ट्स दे देना, एक्टिविटीज़ करवाना, ठीक है, असेस करना बच्चों को। तो इस तरह से लर्निंग टास्क हम बच्चों को दे सकते हैं, जिससे हमें उनकी लर्नेबिलिटी, कितना उन्होंने सीखा है, वो पता चलेगा। तो लर्निंग टास्क कैसे नहीं होने चाहिए, पहले उस पर बात करते हैं। बिल्कुल भी ईजी नहीं होने चाहिए और ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने चाहिए। ठीक है, पूरे के पूरे टीचर्स पे डिपेंड नहीं होने चाहिए कि टीचर उसमें सिर्फ किसका रोल करेगा, फैसिलिटेटर का, बच्चों को गाइड करेगा, उनको नॉलेज कंस्ट्रक्ट कराने में हेल्प करेगा, डायरेक्ट उनको उसमें आंसर्स नहीं बता देगा, उसको सॉल्व करना नहीं बता देगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर पे डिपेंड है पूरा का पूरा। रिपीटेटिव और मैकेनिकल नहीं होना चाहिए। कुछ काम होता है ना, प्रोजेक्ट जैसे स्कूल में मिल जाते हैं, लिखो बस लिखो, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव नहीं होता। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। रिपीटेटिव और मैकेनिकल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बिल्कुल ही अपोजिट है। मतलब बेस आपको समझ में आ रहा है कि हम सीधा सीधा कहाँ पे जा रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे जा रहे हैं घूम फिरा के। तो उसके अगेंस्ट जो भी चीज़ है वो बिल्कुल भी क्लासरूम में यूज़ नहीं होगी। रिकॉलिंग टेक्स्ट, ये नहीं कि बच्चे को हमने वो काम दे दिया जो वो याद कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ पीछे आंसर दिए, क्वेश्चंस दिए, उनके आंसर लिखो जैसे टीचर ने लिखवाए, तो वो तो मेमोराइजेशन किया, उसने रिकॉलिंग किया, खुद का तो उसने कुछ भी एक्सप्रेस नहीं किया ना। अगर बच्चे को चैप्टर पढ़ाया है, वो आंसर उसको लिखने के लिए बोले, तो वो खुद की लैंग्वेज में लिखे, खुद का जो उसने सीखा है वो लिखे, तभी तो उसकी सही मायने में लर्निंग एसेस होगी ना। अगर टीचर ने जो लिखवा दिया वही बच्चा लिख के आ जाए, तो फिर तो कैसे पता चलेगा कि उसने क्या सीखा है क्या नहीं सीखा। ठीक है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है कि हमें उसके सेल्फ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, रोकना नहीं है। क्वेश्चनिंग ऑफ द चाइल्ड, उसका जो क्वेरिंग नेचर है, वो उसकी नेचुरल एबिलिटी है, उसको बिल्कुल भी हमें रोकना नहीं है। ठीक है, तो वही बात कही गई है यहाँ पे भी। ओके, ये तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि लर्निंग टास्क जो हम बच्चों को टास्क देंगे वो कैसे नहीं होने चाहिए। अब बात करते हैं कि कैसे होने चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों को सोचने पे मजबूर कर दे, चैलेंजिंग हो, बच्चा खुद सोचे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग हो उसकी। ठीक है, मल्टीपल वेज सोचे, तरीके ढूंढे सॉल्व के, सिर्फ एक पार्टिकुलर रास्ता ना ढूंढे कि सिर्फ यही तरीका है सीखने का, नहीं। ठीक है, उसके दिमाग में हर तरह की चीज़ें, पॉसिबल वेज जो भी हैं, हर तरह की चीज़ें आए, क्रिएटिविटी उसमें हो, डिसिप्लिन हो, सेल्फ डिसिप्लिन। तो इस तरह की टास्क हमें देने चाहिए बच्चों को। इसके अलावा इसने कहा है कि इनकरेज करे बच्चों को कि बच्चे नॉलेज सीक आउट करें। मतलब कि नॉलेज सीक आउट मतलब ये बोला है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने बच्चों को एक एक्टिविटी दे दी, एक प्रोजेक्ट दे दिया ग्रुप में करने के लिए, ठीक है, और वो प्रोजेक्ट मतलब बुक्स से नहीं है, वो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि वो
कोरोना वायरस पे है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो टेक्स्ट बुक से तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, बट बाकी चीज़ें तो करिकुलम, हमने बोला ना करिकुलम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तो बाकी चीज़ें तो उसके डेवलप होंगी ना उससे, बच्चा थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, उसमें टीम में काम करना आएगा, तो ये है करिकुलम के अंडर ही, ठीक है। तो अब हमने उसको कोरोना वायरस पे बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिया, किसी को हमने स्वाइन फ्लू पे दे दिया, तो इस तरह से हमने टॉपिक्स बांट दिए, किसी को इन्वायरमेंट पे दे दिया, ठीक है, कि कैसे इन्वायरमेंट की जो क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है वो कैसे डिग्रेड हो रही है, इस पे दे दिया इशू पे, ठीक है। तो बच्चे, अब ये तो कंटेम्प्रेरी इशू है, ये तो बुक्स में होंगे नहीं, तो बच्चा क्या करे, सिर्फ टीचर पे डिपेंड ना हो, सिर्फ टेक्स्ट बुक पे डिपेंड ना हो, वो नॉलेज सीक आउट करे। कहाँ से सीक आउट करे, अपने आसपास के कम्युनिटी में करे, अपनी होम लोगों मतलब घर पे जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंस से करे, खुद के एक्सपीरियंस से करे, लाइब्रेरी से ढूंढे, साइट्स पे जाए। तो इस तरह से बच्चे की क्या है, हर तरीके से बच्चा क्या करेगा, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, सिर्फ लिमिटेड चीज़ों पे नहीं होगा, ठीक है, ना ही टेक्स्ट बुक पे ना ही टीचर पे, मतलब उसको पता चलेगा कि सिर्फ यही अथॉरिटी नहीं है, बल्कि नॉलेज वो और चीज़ों से भी कंस्ट्रक्ट कर सकता है, तो इस तरह की उसकी मेंटल एबिलिटी डेवलप होगी। सॉरी, हाँ चलिए, अगला यहाँ पे बात करी गई है कि अप्रोचेस टू प्लानिंग के लिए किस तरह से अप्रोच करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बात करी गई है कि जैसे कि प्लानिंग करते हैं ना, जैसे हम टीचिंग प्रैक्टिसेस के लिए जाते हैं 3 मंथ्स के लिए, तो हम पहले लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो लेसन प्लान किस पे बनाते हैं अभी भी, कि हम कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं क्लासरूम के, कि आज हमें ये चीज़ अचीव करनी है, और ऑब्जेक्टिव भी हम ऐसे सेट करते हैं कि हम उसको मेजर कर सके, बच्चों के बिहेवियर में हम वो उसको मेजर कर सके। तो एक बिहेवियरिस्टिक अप्रोच हम लेकर के चलते हैं, ठीक है, अपने एजुकेशनल प्रैक्टिस में, जो कि हर्बार्टियन लेसन प्लान जो है, एक लेसन प्लान, ठीक है। तो उससे वो किस पे बेस्ड है, वो आउटकम्स पे बेस्ड है, ठीक है। वो लर्निंग आउटकम्स उसमें फिक्स किए जाते हैं और बच्चों को देखा जाता है कि अचीव किया कि नहीं किया। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया साइंस का, एसिड एंड बेस, ठीक है। एट द एंड ऑफ द लेसन मैंने एक बना दिया लर्निंग आउटकम कि बच्चों को डेफिनेशन पता होगी एसिड एंड बेस की, और उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो वो तो बच्चा मतलब मेमोराइज करके तुरंत का तुरंत आंसर बता देगा, वो तो हमने मेजर कर लिया और हमने बोल दिया बच्चे की लर्निंग हो गई। नहीं, लर्निंग कभी भी तुरंत की तुरंत हम मेजर नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है वो अभी भी देखने को मिलती है हमें। तो फिर ये चाइल्ड तो सेम क्रिएचर हो गया, जैसे कंप्यूटर में हमने कुछ फीड किया और तुरंत के तुरंत हमें उसका रिजल्ट मिल गया, तो हमने उसको ट्रेन कर दिया बच्चे को, ठीक है। उसने जो हमारी एजुकेशन का जो मेन पर्पस है कि बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप हो, सोचने की उसकी एबिलिटी डेवलप हो, जो फ्यूचर में उसके लाइफ में काम आ सके। अब समझ रहे हो इन चीज़ों को, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये, काफ़ी ज़्यादा। आई होप को आपको समझ में रिलेट आप कर पा रहे होंगे अगर आप उस लेवल तक सोच रहे हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को, हमें मशीन तो बिल्कुल भी नहीं सोच के चलना कि हम तुरंत के तुरंत मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, नहीं, ठीक है। एक प्रोसेस होता है, लर्निंग एक तुरंत की तुरंत नहीं पता चलती, लर्निंग एक प्रोसेस है। खैर, कम टू द पॉइंट, मैं काफ़ी ज़्यादा डीप में चली जाती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे बात करी गई है कि जो लेसन प्लान है वो इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए बने। पहली बात तो ये नहीं कि फिक्स्ड हो कि हमने ये बना दिया हम क्लासरूम में जाके, ये नहीं, कई बार हमें चेंज भी करना पड़ता है, ठीक है। तो उस चेंज के लिए हम तैयार हो। क्लासरूम में हमें बोला ना इंक्लूसिव क्लास है, हमें हर तरह का बच्चा मिलेगा, अलग अलग लर्निंग नीड्स का बच्चा मिलता है, तो हर बच्चे के नीड्स को हम एड्रेस कर सके। तो हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमें कोई भी लेसन प्लान फिक्स्ड नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है लेसन प्लान, करिकुलम की तरह, ठीक है। तो हमें उस तरह का पहले तो प्लानिंग करनी चाहिए, अप्रोच हमारी प्लानिंग की इस तरह से होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आते हैं इसमें, आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, आप, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि लेसन प्लान इस तरह से बनाना है, वही चीज़ सेम कि इनकरेज करे बच्चों को थिंक करने के लिए, ट्राई आउट करे, कि बच्चे को सोचने में मजबूर कर दे, कि वो आंसर मतलब उसको सर्च करे वो चीज़ों को कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्वेश्चनिंग नेचर हो उसका, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो उसको बोला उसने तुरंत का तुरंत रिपीट कर दिया। हमने बोला एसिड की डेफिनेशन ये है, बच्चे ने तुरंत की तुरंत रिपीट कर दी, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो है सीटेट में ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि ऑप्शन में दे देता है कई बार, तो ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए कि टीचर को जो प्लान करना चाहिए वो थीमेटिक टॉपिक्स का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल हमने इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाया चीज़ों को।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कौन सा टॉपिक लें यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल साइंस का टॉपिक ले लेते हैं, चलो सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम से रिलेटेड वो साइंस में भी है, हमें पता है सीजन्स वगैरह के बारे में, और हमें पता है कि उसमें भी है, उसमें क्या बोलते हैं, सोशल साइंस में भी है, दोनों में है। तो हम इंटीग्रेटेड वे में पढ़ा सकते हैं, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ा सकते हैं, थीम पर जा सकते हैं। हम लेसन पे नहीं जाना हमें कि लेसन में ये बातें लिखी है, नहीं, हमें थीम पे जाना है कि सोलर सिस्टम है तो ठीक है, सिर्फ ऐसे मतलब सोशल साइंस के बेस्ड पे नहीं पढ़ाना, उसको साइंस भी हम इंक्लूड करके उसको रिलेट करके समझा सकते हैं, ताकि वो इंटीग्रेटेड वे में चीज़ों को देखें। है तो वही चीज़ ना, वो सोलर सिस्टम तो एक ही है ना, ठीक है। तो इस तरह से हमें थीम बेस्ड टॉपिक्स पढ़ाने हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्लानिंग में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिटिकल पैडागोजी के बारे में बात करते हैं। क्रिटिकल पैडागोजी यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फिर से वही पैडागोजी क्रिटिकल होनी चाहिए। क्रिटिकल मतलब जो बच्चों को सोचने पे मजबूर करे क्रिटिकली, ठीक है, और एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जहाँ बच्चे खुद को एक्सप्रेस कर सकें। तो आपको डेफिनेशन समझ, क्रिटिकल का मतलब इसको दूसरे वे में नहीं लेना है, क्रिटिकल इन द पॉजिटिव वे यहाँ पे बात करी गई कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहाँ बच्चा क्रिटिकली एनालाइज कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके, मतलब एक्सप्रेस करे अपने आप को, ठीक है। और जो टीचर है वो अपने जो उसका रोल जो माना जाता है मॉरल अथॉरिटी, वो रोल नहीं माना जाए, अब फैसिलिटेटर के रोल में आ जाए टीचर, और बच्चों को विदाउट जजमेंट और एम्पैथी के साथ सुने। अगर बच्चों को आप जज करोगे, नहीं आप गलत बोले, या फिर आपने ये थे, ये कमी थी, ये कमी थी, इस तरह का से अगर बच्चों को डिस्करेज किया जाएगा तो अगली बार बच्चा नहीं बोलेगा। तो इस तरह से नहीं, बच्चों को जज नहीं करना है, ठीक है, उनको अलग तरीके से हम चीज़ें समझा सकते हैं, ठीक है। बच्चे क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करें, अलग अलग इश्यूज़ पे बात करें, ये नहीं कि ये टॉपिक तो क्लास में रिलीजन है तो रिलीजन का टॉपिक डिस्कस नहीं करना चाहिए, इस तरह से, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बच्चे डिस्कस करो क्लास में, ताकि एक उनके अंदर एक सेंसिटिविटी क्रिएट को, किसी भी टॉपिक से भागना नहीं होता। जैसे साइंस में 9th-10th में वो टॉपिक है रिप्रोडक्शन वाला, तो टीचर उससे भागने की कोशिश करता है, मैंने देखा है कई बार, ठीक है। तो उसको उस तरीके से नहीं पढ़ाता जैसे बाकी चैप्टर्स को पढ़ाता है। तो इस तरह की चीज़ों से भागना नहीं है क्लासरूम में, इनको फेस करना है, इनको बिल्कुल एक तरीके से जो चीज़ है एक्चुअल में उसको बच्चों को सही तरीके से नॉलेज देनी है। HIV एड्स और इस तरह की बातें जो लिखी हुई थी साइंस की बुक्स में, उसको टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता था, कई बार इसको स्किप भी कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चीज़ों पे बात होनी चाहिए, क्रिटिकल इश्यूज़ पे बात होनी चाहिए, एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए क्लासरूम में, ताकि हर बच्चे के मल्टीपल व्यूज़ को इंकरेज किया जाए और फिर एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे आया जा सके। इससे बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती है, बच्चों के अंदर दूसरों की बातें सुनने की एबिलिटी आती है, लिसनिंग एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट होता है डिस्कशन से, बच्चे दूसरे की चीज़ों को एक्सेप्टेंस बढ़ती है, ओपन माइंडनेस बढ़ती है। ये नहीं होता कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, नहीं। बचपन में अगर बच्चों को बचपन से ही अगर ये चीज़ें सिखाई जाए कि इस तरह से आपको दूसरों की, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में ठीक हो सकती हैं इन फ्यूचर। गाइस इस टॉपिक में बस इतना ही, और इस तरह से बाकी के टॉपिक्स हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और इस तरह से आप सारी वीडियोस देखें NCF 2005 की, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और यही सही तरीका है पढ़ने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।